भारत का संचालन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान से न होके मनुस्मृति से समाज का संचालन होता था। और वो मनुस्मृति जो हमें पढ़ने लिखने पर, ज्ञान अर्जित करने पर, व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर, जमीन का मालिक बनने पर धार्मिक बंदिश लगा, शिक्षण संस्थानों में उनके लिए सीटें रिजर्व की, उनके लिए वजीफे की व्यवस्था की। यहां से बदलाव जब शुरू हुआ, हमारे लोग पढ़ने लगे, तो ज्यादातर हमारे लोग कौन सी नौकरी में आए? ज्यादातर हमारे लोग सरकारी नौकरियों में 4th क्लास में आए। हमारे लोग सफाई कर्मचारी बने, हमारे लोग चपड़ासी बने, हमारे लोग माली बने, हमारे लोग कारपेंटर बने, हमारे लोग खलासी बने, हमारे लोग राजमिस्त्री बने, हमारे लोग चौकीदार बने। हमारे लोग छोटी छोटी नौकरियों में आए और उन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो सोच थी। लेकिन मेरा दर्द तब बढ़ जाता है जब मैं अपने भारत के इतिहास में झांक कर देखता हूं और अपने समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं की उस समय की स्थिति को देखता हूं जब भारत का संचालन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान से न होके मनुस्मृति से समाज का संचालन होता था। और वो मनुस्मृति जो हमें पढ़ने लिखने पर, ज्ञान अर्जित करने पर, व्यापार करने पर, संपत्ति रखने पर, जमीन का मालिक बनने पर धार्मिक बंदिश लगाती थी। उस वक्त के दर्द को जब मैं याद करता हूं तो मुझे पीड़ा होती है, क्योंकि उस वक्त की स्थिति ये थी कि फोड़ा है, दर्द भी बढ़ रहा है, लेकिन मवाद बाहर नहीं आता। दर्द बना रहता था, दर्द से करहाते रहते थे, लेकिन दर्द से राहत नहीं मिलती थी, क्योंकि मवाद को अंदर ही रख के लोग दर्द से जूझते रहते थे। कम से कम बाबा साहेब के संविधान के आने के बाद आज उस फोड़े से मवाद निकल के बाहर आ रही है, दर्द कम हो रहा है और धीरे धीरे इलाज भी हो रहा है, धीरे धीरे दर्द से राहत भी मिल रही है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें आगे बढ़ने का मार्ग बनाया, क्योंकि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो लोग कभी इतिहास बना नहीं सकते। 1975 में ट्राइबल सब प्लान आया, 1979 और 80 के अंदर इंदिरा जी के माध्यम से शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान आया, जिसमें प्लान एड फंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के हिसाब में बजटरी प्रोविजन किया गया कि इस बजट से इन समाज के विकास की योजनाएं बने। और इसके साथ साथ शिक्षण संस्थानों में उनके लिए सीटें रिजर्व की, उनके लिए वजीफे की व्यवस्था की। यहां से बदलाव जब शुरू हुआ, हमारे लोग पढ़ने लगे, तो ज्यादातर हमारे लोग कौन सी नौकरी में आए? ज्यादातर हमारे लोग सरकारी नौकरियों में 4th क्लास में आए। हमारे लोग सफाई कर्मचारी बने, हमारे लोग चपड़ासी बने, हमारे लोग माली बने, हमारे लोग कारपेंटर बने, हमारे लोग खलासी बने, हमारे लोग राजमिस्त्री बने, हमारे लोग चौकीदार बने। हमारे लोग छोटी छोटी नौकरियों में आए और उन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो सोच थी, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, उसी सोच के तहत अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और जब उन्होंने बाबा साहेब की सोच के तहत अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया 4th क्लास की छोटी सी नौकरी के माध्यम से, तो उनके बच्चे पढ़ लिख कर बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन की वजह से, जिस रिजर्वेशन को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद कांग्रेस ने पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस ने बाबा साहेब की सोच को बाबू जगजीवन राम जी के माध्यम से, चूंकि बाबा साहेब तो 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, तो उसके बाद उसको लागू किसने किया? उनकी सोच को लागू कांग्रेस ने किया और उसकी जिम्मेदारी बाबू जगजीवन राम की थी। बाबू जगजीवन राम जी ने उसको लागू किया और बाबा साहेब की सोच का परिणाम, उनके कार्य का परिणाम, उनके दिए रिजर्वेशन का परिणाम ये निकला कि जो 4th क्लास में नौकरी चपड़ासी भी लग गया या सफाई कर्मचारी लग गया, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया और रिजर्वेशन के लाभ से हमारे लोग डॉक्टर बनने लगे, इंजीनियर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे पहुंचने लगे, ब्यूरोक्रेट बनने लगे। तो दिखने लगा एक मिडिल क्लास दलितों के बीच से भी पैदा होने लगा। और यहीं से तकलीफ हो गई, क्योंकि पहले हमारे लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो ज्ञान का अधिकार नहीं था, तो फिर अच्छे बुरे का अंतर क्या हुआ? बोलने की ही इजाजत नहीं थी। लेकिन जब पढ़ने से ज्ञान आया, नौकरी से थोड़ा घर में पैसा आया, थोड़ा बहुत भरपेट खाना मिलने लगा, बोलने की ताकत आ गई।
अच्छे बुरे में अंतर करना आ गया, तो हमारे लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। तो जो दबंग जातियां थी उनको तकलीफ होने लगी कि वो समाज जो हमारे घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं निकल सकता था, वो समाज जो हमारे सामने कुर्सी पे नहीं बैठ सकता था, आज वो हमसे सवाल पूछता है। आज वोट के लिए हमें उसके अंदर हाथ जोड़ के जाना पड़ता है, और वो हमें सीधा सीधा मुंह पे खड़ा होकर कह देता है कि तुम्हें वोट नहीं देंगे, तुमने काम नहीं किया। ये बोलने की ताकत उनके पास आई कहां से? तो उनके आरएसएस जैसे किसी चिंतन शिविर में चिंतन हुआ होगा, तो उनको पता लगा ये बोलने की ताकत इन बेजुबानों को, इन उन गूंगे बहरे लोगों को, इन भूखे लोगों को ये बोलने की ताकत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उनका जो पढ़ने का रास्ता बनाया, जो सरकारी नौकरी का रास्ता बनाया, इसकी वजह से इनके यहाँ घर में कुछ कुछ नौकरियां आ गई हैं, बच्चे पढ़ने लगे हैं। पढ़ने के बाद अच्छे और बुरे में अंतर करना आ गया है, तो फिर घर में जब पैसा भी आया, पढ़ाई भी आई, ज्ञान भी आया, तो ये सवाल पूछने लगे हैं। इनको सवाल पूछने से रोकना होगा, लेकिन वोट तो इन्हीं के पास है, सरकार तो वोट से बनेगी, कैसे करें? अब तो मनुस्मृति लागू नहीं हो सकती, अब तो बाबा साहब का संविधान लागू है, अब तो इनके पढ़ने पर भी बंदिश नहीं लगाई जा सकती, तो क्या किया जाए? यहीं से शुरुआत होती है। उन्होंने षड्यंत्र किया, क्योंकि वो षड्यंत्रकारी पहले से थे। दबंग जातियों में कुछ षड्यंत्रकारी, सब नहीं, अच्छे लोग भी उनमें। अगर सब कहेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया था, वो उनके एक साथी ब्राह्मण शस्त्रबुद्धे ने जलाया था। जब सावित्रीबाई फूले जी ने फातिमा शेख के साथ मिलकर स्कूल खोला था पहला, 1 जनवरी 1848 को, तो उसमें कुछ ब्राह्मण टीचर भी थे जिन्होंने उनको स्कूल चलाने में मदद की। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, चाहे सावित्रीबाई फूले हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, उनके टाइम पर उनके साथी कुछ स्वर्ण जाति के लोग भी, जो उनके अंदर मानवता थी, थोड़ा बहुत जिनका जमीर जगा हुआ था, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ थे। तो ऐसे सोच वाले लोग भी हैं, लेकिन घृणित मानसिकता वाले जातिवादी लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। उन्होंने षड्यंत्र किया कि दोबारा से इनसे शिक्षा को छीन लो, दोबारा से इनकी नौकरी को छीन लो। लेकिन वोट इनके पास से कैसे छीने? तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए, सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया, और सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी कर दी जहां से पढ़ के कोई क्लर्क भी ना बन पाए, जहां से पढ़ के कोई किसी लायक ही ना बन पाए, केवल मजदूर बन पाए। तो एक तरफ सरकारी स्कूलों को कमजोर किया, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल खोले, और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई का खर्चा इतना ज्यादा कि हमारे गरीब दलित परिवार के लोग पब्लिक स्कूलों में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते। और दूसरी तरफ, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जुलाई 1969 में, जब बैंक सारे प्राइवेट होते थे, इंश्योरेंस कंपनी सारी प्राइवेट होती थी, इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और राष्ट्रीयकरण होने से भारत में दलितों को भी, लाखों करोड़ों लोगों को बैंकों में और इंश्योरेंस कंपनियों में नौकरियां मिली, उससे भी हमारे अंदर सामर्थ्य आया। और कांग्रेस पार्टी ने ही एम्स बनाया, कांग्रेस पार्टी ने ही आईआईएम बनाया, कांग्रेस पार्टी के टाइम पे ही आईआईटी बनी, कांग्रेस पार्टी के टाइम पे 100 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनी, जिनके अंदर हमारे करोड़ों लोगों को नौकरियां मिली। तो एक तरफ नौकरी देने वाली सरकार थी जिसने आगे बढ़ाने का रास्ता बनाया, लेकिन बाद में ऐसे लोगों का वर्चस्व बढ़ना शुरू हो गया जिनके मन में तकलीफ थी कि ये अछूत अब बोलने लगा है। तो उन्होंने वो पॉलिसी ऐसी बना दी कि शिक्षा को हम दलितों से छीन लिया, सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दिया, और प्राइवेट में फीस इतनी ज्यादा, प्राइवेट का खर्चा हम उठा नहीं सकते। तो एक तरफ तो शिक्षा को हमसे उन्होंने छीना षड्यंत्र के तहत, दूसरी तरफ सारे पीएसयू उन्होंने बेचने शुरू कर दिए, और पहला डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, एक नई मंत्रालय, नया मंत्रालय बनाया भारत के पीएसयू को बेचने के लिए, जिसका नाम था डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री, जिसको वाजपेयी जी की सरकार में बनाया, और जिसके मंत्री थे अरुण शौरी, आपको याद होगा। यहां से भारत सरकार के वो सारे पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिनको कांग्रेस ने बनाया था, उसने भाजपा ने बेचना शुरू किया। एक एक करके पीएसयू बिकते चले गए, हमारे लोगों के नौकरी के रास्ते खत्म होते चले गए, और उधर प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए, सरकारी स्कूल बंद होते चले गए। आज हालात ये है, पिछले 15 से 20 सालों में 2 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल भारत के अंदर बंद हो गए। क्या देश में जनसंख्या कम हो गई? जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन स्कूल सरकारी बंद हो रहे हैं, प्राइवेट खुल रहे हैं। और उन्होंने यह चोट केवल
प्राथमिक शिक्षा या 12वीं तक की शिक्षा पे नहीं थी, बल्कि उसके बाद तो अब इतनी ज्यादा हाइट हो गई है, अब तो दोबारा से वो फोड़ा जिसमें पहले अंदर ही मवाद रहती थी, दर्द बढ़ता रहता था, जो पीछे चीरा लगा के जिसके दर्द को निकालने का काम कांग्रेस ने किया था, मवाद बाहर निकालकर, अब फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उस फोड़े को इतना पक्का कर दिया है कि आप दर्द से चीखते रहेंगे, लेकिन आपका फोड़ा फूटकर उसके मवाद बाहर नहीं निकलेगी, आपका दर्द कम नहीं होगा। वो कैसे किया? एक तरफ उन्होंने आपके सरकारी नौकरी के रास्ते कैसे बंद किए? वाजपेयी जी के टाइम पर बीजेपी की सरकार ने जो 4th क्लास की जो एम्प्लॉयमेंट थी, नौकरी थी सरकारी, केंद्र सरकार की, जिसमें चपड़ासी लगते थे, सफाई कर्मचारी लगते थे, माली लगते थे, चौकीदार लगते थे, इस तरह की जितनी भी नौकरियां थी, उसको वाजपेयी जी के टाइम पे सरकार से हाथ से वापस लेकर प्राइवेट ठेकेदारों के हाथ में देकर आउटसोर्स कर दिया। यानी 4th क्लास की नौकरी के अवसर ही खत्म कर दिए। ना 4th क्लास की नौकरी होगी, ना हमारे गरीब लोग 4th क्लास की नौकरी में आएंगे, ना उनके बच्चे पढ़ेंगे, ना उनके घर पे पैसा आएगा, फिर से ये गरीब हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे तो मजदूर हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे तो मजबूर हो जाएंगे, और मजबूर हो जाएंगे तो गुलाम हो जाएंगे। तो एक तरफ यह षड्यंत्र किया कि उन्होंने सरकारी नौकरियों को कम कर दिया, ठेकेदारी प्रथा बढ़ा दी और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे दिया, और दूसरी तरफ पीएसयूज बेच दिए, सारे बाल्को बेच दिया, नालको बेच दिया, आईटीडीसी के होटल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, एमटीएनएल बेच दिया, बीएनएसएल बेच दिया, ओएनजीसी, पेट्रोल कंपनी, गैस कंपनी, कोल इंडिया, इनके भी ज्यादातर शेयर बेच के, यहाँ तक कि एलआईसी तक, बहुत सारे बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनीज बेच दी। धीरे धीरे पीएसयूज को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, और लेटरल एंट्री से रिजर्वेशन के बिना ऊपर अब तो आईएएस की भी भर्ती कर रहे हैं। तो आपकी नौकरी के रास्ते भी खत्म, और आपकी शिक्षा के रास्ते भी खत्म, और जो ऊपर की उच्च शिक्षा, हम जो लोग थोड़े पढ़ गए, जो लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, क्लर्क बन गए, या जो छोटी छोटी मिडिल क्लास की नौकरी में आए, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, अब उन्होंने चोट उस पर भी मार दी। कैसे मार दी? जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, भारत सरकार की है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट की भी है, तो एनएलयू बोलते हैं उसको। एनएलयू में लॉ 5 साल की है, तो पहले तो चाहे एनएलयू में एडमिशन के लिए क्लैट का एग्जाम देना है, उसके लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी। आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, मेडिकल में नीट का एग्जाम देना, तो उसके लिए कोचिंग देनी पड़ेगी। आपको इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करनी है अपने बच्चों को, जेई एडवांस या मेन, उसके लिए भी कोचिंग लेनी पड़ेगी। तो पहले तो कोचिंग पे 2 लाख से 4 लाख रुपया खर्च करो, और उसके बाद अगर आपका बच्चा पास हो गया, अब उसको एडमिशन होना है लॉ के अंदर एनएलयू में, या उसका एडमिशन किसी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में होना है, सरकारी मेडिकल कॉलेज में होना है, सरकारी मैनेजमेंट कॉलेज में होना है। तो मैं आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल बता के आपको समझाऊंगा, आप पूरी बात समझ जाएंगे। एनएलयू के अंदर 1 साल की फीस 3.25 लाख रुपया है। सरकारी कॉलेज में एनएलयू में 1 साल की फीस 3.25 लाख रुपया है, दलितों की भी, जनरल की नहीं, दलितों की भी 3.25 लाख रुपया है। और उसमें उसके साथ साथ हॉस्टल का खर्चा अलग, किताबों का खर्चा अलग, बाकी सारे खर्चे अलग। तो 1 साल का खर्च बैठता कम से कम 5 लाख, कम से कम 5 लाख, और 5 साल की डिग्री का हो गया 25 लाख, 25 लाख प्लस 3 लाख जो एंट्रेंस के टाइम पे कोचिंग के लिए, तो ये हो गया 28 लाख। तो 28 लाख रुपया जिसके पास होगा वो अपने बच्चे को एनएलयू से लॉ करवा पाएगा। उसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज में वहां भी 3 लाख, कहीं 2.5 लाख, कहीं 3.5 लाख, कहीं 4 लाख, प्लस हॉस्टल का खर्चा, खाने का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लो तो 15 से 20 और 25 लाख के बीच इंजीनियरिंग का खर्चा, उसी तरह मेडिकल का, उसी तरह मैनेजमेंट कोर्स का। तो अब आपके पास, आप बताइए, 99% हमारे एससी एसटी के लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ लो तो 99% की महीने की इनकम परिवार की 5,000 रुपए से 20,000 रुपए के बीच है। तो जिसके परिवार की इनकम 5,000 रुपए से 20,000 के बीच है, तो उसके परिवार के बच्चे कहां पढ़ेंगे? उनके तो रास्ते बंद कर दिए। और नौकरियों में एक दूसरा चीज ले आए, एनएफएस। जहां इंटरव्यू बेस्ड है, इंटरव्यू में वो एनएफएस कर देते, नॉट फाउंड सुटेबल, कि सुटेबल कैंडिडेट ही नहीं मिला। अरे भैया, ये सुटेबल एनएफएस जो आप कर रहे हो, एक बच्चा इंजीनियरिंग करके आ रहा है, एमबीबीएस करके आ रहा है, और वहां से बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहा है,
आप एनएफएस इंटरव्यू में कर रहे हो क्योंकि इंटरव्यू में आपका अधिकार क्षेत्र है। इस तरीके से हमारे लोगों की नौकरियों के रास्ते भी बंद कर दिए और हायर एजुकेशन के रास्ते भी बंद कर दिए। निचले स्तर पर स्कूल सरकारी बंद हो रहे हैं, प्राइवेट खुल रहे हैं, वो बड़े महंगे हैं। तो अब आपको दो चीज समझनी है और वो चीज आपको जाकर समाज को समझानी है, क्योंकि आप साहब कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, वोटर के पास आपको जाना है। जो ग्रीवेंस आपने रखी, चाहे वो स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड की बात हो, चाहे निगम जो कॉर्पोरेशंस हैं या बोर्ड हैं उसमें हमें हिस्सेदारी भागीदारी देने की बात हो, चाहे कांग्रेस के संगठन में हिस्सेदारी भागीदारी देने की बात हो, चाहे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अंदर फंड मिले और हमारे लोगों को सस्ते लोन मिले ताकि अपना रोजगार कर पाए, उन सारे मुद्दों पर हम लोग मुख्यमंत्री जी मिलेंगे आज शाम को या कल सुबह। वो सारे ग्रीवेंसेस हम उनके साथ डिस्कस करके उनको रिजोल्व कराएंगे। पहली बात वो हम करेंगे। दूसरी बात, हम यहाँ संगठन को दोबारा से सर्जन करने वाले हैं, अनुसूचित जाति विभाग का दोबारा से गठन करने वाले हैं और उसमें जितनी भी दलित जातियां हैं उनकी जनसंख्या के साथ उनको भागीदारी देंगे। और वही बात हम सरकार से, मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे कि यहां भी जहां आपके हाथ में कुछ देने का बनता है, जैसे आप बाकी को देते हैं अनुसूचित जाति को भी दें और उनमें जितने अनुसूचित जाति की सब कैटेगरीज हैं उनमें भी उनको हिस्सा बराबर का दें। जैसा आदरणीय राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है, हम उसको निभाएंगे। लेकिन इसमें एक बात आपको जाकर समाज के बीच में चर्चा करनी पड़ेगी कि एक सरकार वो है जिसने हमें दिया, जिसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसने इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसने एम्स बनाया, जिसने आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाया, सैकड़ों पीएसयूज बनाए, हमारे लोगों को स्कॉलरशिप की व्यवस्था की, स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड दिया, ट्राइबल सब प्लान फंड दिया, और उसी सरकार ने सूचना का अधिकार दिया, उसी सरकार ने ग्रामीण मजदूरों के लिए मनरेगा देकर 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी, जिसको अब मोदी जी की सरकार ने छीन लिया। मनरेगा खत्म करके विकसित भारत ग्राम जी के नाम पर समझ लो उस स्कीम को पूरी तरह ठप कर दिया और जो सूचना के अधिकार को भी डाइवर्ट कर दिया। और वही कांग्रेस की सरकार ने खाद्य सुरक्षा दी। अब कोई भूखा ना रहे, सबको कम से कम भूख से कोई ना मरे, तो खाद्य सुरक्षा का कानून भी वो भी कांग्रेस ने दिया। राइट टू एजुकेशन वो कांग्रेस ने दिया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट वो कांग्रेस ने दिया। जल जंगल जमीन का जो अधिकार है, जो आर्टिकल 5 के अंदर आदिवासी लोग अक्सर अपनी लड़ते रहते हैं अधिकार के लिए, वो अधिकार भी वो भी कांग्रेस ने दिया। लेकिन बीजेपी ने वो भी छीन लिया। एक छीनने वाली सरकार है, पार्टी है, और एक देने वाली पार्टी है। अब मेरे समाज को यह तय करना पड़ेगा, बेशक से जितना हमारा हक है पूरा मिला हो या ना मिला हो, लेकिन क्या ये जो दलितों का मध्यम वर्ग बना, उनके लिए जितनी योजना बनी, क्या ये सारी योजना कांग्रेस के टाइम पे नहीं बनी? क्या देने वाली कांग्रेस नहीं है? क्या छीनने वाली बीजेपी नहीं है? क्या ठेकेदारी प्रथा बीजेपी नहीं लाई? क्या एनएफएस बीजेपी की सरकारें नहीं कर रही? यूनिवर्सिटीज के अंदर सारे सिलेक्शन आरएसएस के द्वारा हो रहे हैं। हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, एनएफएस किया जा रहा है लगातार। हमारे लोगों से शिक्षा को महंगा करके शिक्षा छीन ली। नौकरी छीनने वाले, शिक्षा छीनने वाले और आए दिन जाति धर्म के नाम पे नफरत बढ़ाकर हमारे लोगों का उत्पीड़न करने वाले, तो उत्पीड़न वाली सरकार है जो टोकनिज्म करती है, जो आपको एक आध आदमी को मंत्री बना देगी, एक आध को कोई निगम का वो बना देगी, आप खुश हो जाते हैं। अरे व्यक्ति को मिले ना मिले, मेरे समाज को उसका हक मिलना चाहिए। राजेंद्र गौतम को कुछ भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, विनय जी को भी मिल जाए, उससे थोड़ी ना बात बनेगी। मिलने के बाद जिसको मिला है वो अपने समाज को दिलवाने के लिए कितनी योजना बना रहा है, ये महत्वपूर्ण है। वो अपनी आज हमारी सरकार है तो हमारे नेताओं की, हमारे मंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को तैयार करे, अपने लोगों के लिए योजनाएं बनाए, स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड को इफेक्टिव उस पर कानून यहां बनवाकर उनके आगे बढ़ने की योजनाएं बनाए। कम से कम हमारे लोगों को इतना अवसर तो मिलना चाहिए कि जो कांग्रेस ने हमें पिछले 50 साल, शुरू के 50 साल में दिया था, जो बाद के 20-25 सालों में जो बीजेपी ने छीनने का काम जो हमारा किया है, अब समय आ गया है कि कांग्रेस को तो मजबूत करना ही है, साथ में अपने समाज को मजबूत करना है, अपने समाज की तमाम जातियों को प्रतिनिधित्व देना है। तो इस लड़ाई को जितनी आपकी ग्रीवेंस है जो आप कहना चाहते थे, ये मुझे पहले से, चूंकि मैं उस पर काम कर रहा हूं, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सिपाही हूं, समता सैनिक दल का एक सिपाही भर्ती हुआ जो बाबा साहब ने बनाया था 1924 में, और उसका नेशनल चीफ जनरल सेक्रेटरी तक रहा हूं। और आज कांग्रेस ने मुझे मौका दिया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष बनाकर। तो मैं तो राहुल जी के साथ लंबी मेरी मीटिंगें हुई हैं और उन्होंने तय किया है
कि जिनके साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है, जिनकी हकमारी हुई है, जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा है, उनके सामाजिक न्याय की लड़ाई को बिना डरे आज पूरे भारत में क्या राहुल गांधी जी से अलग कोई देश में नेता है जो उनकी लड़ाई लड़ रहा हो? तो आज कंधे मजबूत किसके करने हैं? राहुल गांधी जी के करने हैं। और ये मैं आपको एश्योर करता हूं, कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे देश के दलित पिछड़े जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनका उत्पीड़न हुआ है, जाति के आधार पर जिनको पीछे धकेल दिया है, या जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, उसी माहौल में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो आज हमें तय करना है हम किसके साथ जाएं। भाई हमारे ही लोगों में से बीजेपी ने ऐसे कुछ छोटी छोटी पार्टियां बना दी हैं जिनको पूरा पैसा दिया जा रहा है, हर तरह की मदद दी जा रही है, इसलिए नहीं कि दलित मजबूत हो, बल्कि इसलिए ताकि हमारे समाज की वोट बढ़ जाए और उनका शासन बरकरार रहे। तो इस साजिश को भी समझना पड़ेगा। हमें इन साजिशों को समझ के और अपने हक की बात हमें मजबूती के साथ न केवल करनी है, बस उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, आपके बीच जो काम करना चाहते हैं, जो मजबूत लोग हैं और सामाजिक न्याय को भी मानते हो, ऐसा ना हो दलितों की एक दो जाति खुद सब कुछ अपने आप रख लें, जो बाकी जाति हैं उनको भी उसमें हिस्सेदार भागीदार बनाए। वरना अगर हम कहते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर हम जब खुद अपने लोगों के साथ अन्याय करते हैं, वो भी तो अन्याय है। तो अन्याय ना हम खुद करेंगे, ना अन्याय सहन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ, अनुसूचित जाति विभाग को बहुत मजबूत करोगे, लोकल बॉडी के अंदर चुनाव जिता के लाओगे, पार्टी को अब 2029 की तो केंद्रीय स्तर पर तैयारी करनी है, और जो अगला विधानसभा का चुनाव है उसमें फिर से 27 में आपको जीत के लाना है। यहां भी जीत के लाना है, पंजाब में भी जीत के लाना है, उत्तराखंड में भी जीत के लाना है। अब धीरे धीरे, चूंकि जो हमें मिला कांग्रेस से मिला, अब समय आ गया है कांग्रेस रहेगी तो हमें सब कुछ मिलेगा। कांग्रेस जाती है तो जो अधिकार मिले थे वो छिन जाते हैं। तो इसलिए हमारा कोई दूसरा उद्धारक नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को अगर ईमानदारी से कोई लागू कर सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आदरणीय राहुल गांधी जी कर सकते हैं, आदरणीय खड़गे जी कर सकते हैं, और सोनिया गांधी जी की सोच से जो मनरेगा मिला था, जिसको खत्म करने का काम आज बीजेपी की सरकार ने किया है, मजदूरों को काम के अधिकार को छीनने का जो काम किया है, उस लड़ाई को भी गांव-गांव स्तर तक आप मजबूती के साथ मेन कांग्रेस संगठन के साथ मिलकर उसको लड़िए, पार्टी को मजबूत कीजिए। पार्टी मजबूत होगी, विनय जी मजबूत होंगे, गोमा जी मजबूत होंगे, और हमारे सारे ये पदाधिकारी मजबूत होंगे, तो सारे मिलकर अपने समाज को भी मजबूत करेंगे। क्योंकि पार्टी मजबूत है तो कुछ दे पाएगी, पार्टी सत्ता में होगी तो कुछ दे पाएगी, और पार्टी अगर सत्ता में नहीं होगी, हम छोटी छोटी बात पे बढ़ जाएं और उन्हीं ताकतों को मजबूत कर दें, छोटे मोटे लालच में आकर, जो ताकतें हमारा सब कुछ छीन के ले गई, जिन्होंने हमारी नौकरी छीन ली, जिन्होंने हमारी शिक्षा छीन ली, तो फिर आगे हमारा भविष्य कुछ नहीं। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ।